हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2020 का ऑड क्वेश्चन जो कि आप लोगों के सीनियर को 5th सेमेस्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन 1 के अंदर पूछा गया है, उस पर हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं और इसका हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। असल हमसे मिस्टेक ये हुआ कि हमने ये सोचा कि इस पर हमारा वीडियो बना हुआ है, लेकिन 1-2 दिन पहले बच्चों का कमेंट आया कि सर इस पर वीडियो नहीं बना हुआ है। हमने चेक किया तो सही में वीडियो नहीं था, तो हम इस पर आप वीडियो बना रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो सारा आपका जो 2020 के अंदर MCQs पूछा गया वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है MCQs के अंदर, वो पूछा गया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 220 एंड 132 kV ट्रांसमिशन लाइन फॉर ट्रैक्शन सब स्टेशन। अब आपने ये पढ़ा होगा, इसमें 3-4 तरह की यानी कि सिस्टम होता है, यानी कि 2 आपकी अथॉरिटी होती है, एक सप्लाई अथॉरिटी और एक रेलवे अथॉरिटी होती है। तो इसको अलग अलग जोन के हिसाब से बांटा गया। कोई जोन के अंदर 120 kV 132 kV की लाइन होती है, वो सप्लाई अथॉरिटी के अंदर आता है। कुछ के अंदर 132 kV की जो लाइन होती है वो रेलवे अथॉरिटी के अंदर होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें एक केस जनरल जो केस होता है, वो जनरल केस आपका 132 kV या 220 kV की जो लाइन होगी, जनरली आपका ये सप्लाई अथॉरिटी के अंदर आता है। लेकिन कुछ केस के अंदर क्या होगा कि किसी एक पॉइंट तक लाकर सप्लाई अथॉरिटी वाला लाकर दे देगा। अब यहाँ के बाद जो रेलवे अथॉरिटी है वो 132 kV की लाइन को दौड़ाएगा जितना दूर आपका रेलवे है, और वहाँ पर जहाँ जहाँ पर फीडिंग पोस्ट बनाना होगा वहाँ पर हम यहाँ से सप्लाई ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो 132 kV की लाइन है एक किसी पॉइंट तक होगा, बाकी इसके बाद आपका रेलवे के द्वारा किया जाएगा। और कुछ केस के अंदर या ज़्यादातर केस बोल सकते हैं आप कि ये 132 kV की लाइन रेलवे अथॉरिटी सप्लाई अथॉरिटी के द्वारा ही किया जाता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, यानी दोनों 132 kV या 220 kV की जो लाइन है ये सप्लाई या रेलवे अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा। ये अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, या अलग अलग कंट्री के अंदर भी अलग अलग प्रीफर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपका इसके अंदर जो पूछा गया बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। द ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज यूज टू स्टेप्ड ऑन द सप्लाई 220 kV और 132 kV, यानी ट्रांसफार्मर के पास जो ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर है, यहाँ से आपका ये 3 फेज लाइन होती है 132 या 220 kV की। यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई ले लेते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर, जहाँ पर प्राइमरी साइड 132 kV या 220 kV मिलेगा, और सेकेंडरी साइड जो वोल्टेज स्टेप डाउन करेंगे हम लोग इसको 25 kV के अंदर 25,000 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सिंपल आंसर ऑप्शन बी होगा 25 kV। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर जगह पर आप रेलवे के अंदर देखिएगा 25,000 वोल्ट और डेंजर लिखा हुआ होगा। तो ये सिंगल फेस भी आपका कहीं कहीं पे पूछता है, सिंगल फेस 25 kV AC सप्लाई का यूज़ हम लोग नाउअडेज ट्रैक्शन के अंदर करते हैं। तो ये 25 kV के अंदर स्टेप डाउन किया जाएगा, या 220 kV या 132 kV की लाइन को। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ईच सब सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू। अब देखिए इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना हुआ है, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, सब सेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, और फर्दर सब सेक्शन को हम लोग किस भाग के अंदर डिवाइड करेंगे। तो शॉर्ट के अंदर अगर आपको बताएं हम, तो एक आपका फीडिंग पोस्ट होता है, फीडिंग पोस्ट से लेकर आपका न्यूट्रल सेक्शन तक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह एक फीडिंग पोस्ट 2 सेक्शन कवर करता है, एक राइट होगा तो दूसरा ये आपका लेफ्ट हो गया, इसी तरह राइट में भी करेगा। अब इस सेक्शन को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं। ये सेक्शन जो होता है लगभग 40 से 45 किलोमीटर का होगा, और इसको हम लोग लगभग 15 किलोमीटर पर डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। तो ये जो सेक्शन होगा इसको हम लोग सब सेक्शन कहेंगे, यानी सेक्शन ये वाला हो गया 45 किलोमीटर का, इसको फिर से बांटेंगे तो ये सब सेक्शन कहलाएगा। एक फीडिंग पोस्ट और न्यूट्रल सेक्शन के अंदर लगभग 2 या 3 बार इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, जिसको सब सेक्शन कहा जाएगा। अब इस सब सेक्शन को भी फर्दर हम लोग हर एक 1.5 किलोमीटर पर डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, जिसको हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन बोलते हैं। तो इस सब सेक्शन को जो हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, इस सब सेक्शन को वो किस में डिवाइड किया जाएगा, तो एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो गया तीसरा क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एट 2 एडजेसेंट फीडिंग पोस्ट आर फिट फॉर ट्रैक्शन वर्क। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है
कि हमारा जो फीडिंग पोस्ट होगा वो जो सप्लाई देगा वो सेम फेज़ में होगा या डिफरेंट फेज़ पे होगा। तो इस पर डिटेल वीडियो हमारा बना हुआ है कि आपका जो 3 फेज़ की सप्लाई आ रही है 132 केवी की सप्लाई या 220 केवी की सप्लाई जो होगी, ये आपका रन करेगा, जो भी आपका स्टेशन है उसके अलॉन्ग रन करेगा। लेकिन यहाँ से जो फीडिंग पोस्ट बनाएंगे हम लोग वो सिंगल फेस होगा। तो सिंगल फेस होता है तो ये किसी एक फेज से कनेक्टेड होगा। तो इसी तरह ये रोटेटेड होता है, यानी पहला जो फीडिंग पोस्ट होगा ये अगर आर पर काम कर रहा है तो दूसरा जो फीडिंग पोस्ट होगा ये दूसरा फीडिंग पोस्ट अलग फेज पर बी फेज पर काम करेगा। इसी तरह तीसरा जो फीडिंग पोस्ट होगा वो आपका वाई फेज पर काम करेगा। तो ये कंटिन्यूअस आपका रोटेट होता रहता है, यानी आर होगा फिर वाई होगा बी होगा, इस तरह से अलग अलग फेज पर करेंगे तो पूरा सिस्टम आपका क्या होगा, बैलेंस होगा। अगर एक ही फेज से आप सिर्फ लोड कनेक्ट कीजिएगा तो जो 3 फेज सप्लाई है 132 केवी की ये क्या हो जाएगी आपका, ये अनबैलेंस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट फेस, ए आंसर हो जाएगा। यानी एडजेसेंट फीडिंग पोस्ट होता है वो अलग अलग फेस पर काम करता है। पहला फीडिंग पोस्ट अगर आर फेस पर है तो दूसरा फीडिंग पोस्ट वाई पर होगा और तीसरा फीडिंग पोस्ट बी फेस से कनेक्टेड होगा, ताकि आपका पूरा 3 फेस सिस्टम जो है वो बैलेंस रहे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 25 केवी कैटनरी प्रोटेक्शन ऑफ लाइटनिंग इज डन यूजिंग द एबव फेस कंडक्टर। तो अगर जनरल ये बात समझिएगा आप कि आपकी 25 केवी की जो लाइन रन किया हुआ होता है कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर, तो यहाँ जनरली इंडिया के अंदर हम लोग ऊपर में प्रोटेक्टिंग वायर यानी अर्थ वायर रन नहीं कराते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन में आपने देखा होगा ट्रांसमिशन के अंदर क्या किया हुआ होता है, अर्थ वायर रन कराया होता है। तो अर्थ वायर रन करा रहे हैं और इसको आप पोल से कनेक्ट करके ग्राउंड किया जाता है। अगर इसको ग्राउंड नहीं करेंगे तब तो अर्थ वायर ऊपर से लाइटनिंग बिजली गिरेगा और ये अर्थ से कनेक्टेड नहीं होगा, तब तो इसका प्रोटेक्शन का यूज़ ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी ग्राउंड वायर ऊपर में रन किया हुआ होगा तो ये अर्थ से कनेक्टेड होगा, ताकि बिजली गिरे इसके ऊपर तो ये पाथ डाइवर्ट होकर ज़मीन के अंदर चला जाए और जो भी आपका कंडक्टर यहाँ पर लगा हुआ है ये कंडक्टर आपका प्रोटेक्ट हो जाए और इक्विपमेंट प्रोटेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 25 केवी की जो कैटनरी प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग इज डन यूजिंग द एबव फेस वायर, फेस वायर के ऊपर जो हम लोग प्रोटेक्शन देंगे 25 केवी कैटनरी पर, वो वाला वायर जो होगा ओवरहेड वायर विदाउट ग्राउंडिंग होगा या ओवरहेड ग्राउंड वायर के साथ होगा। तो ऑब्वियस है यदि हम लोग लाइटनिंग से प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो हमेशा ओवरहेड वायर को हम क्या करेंगे, ग्राउंड करेंगे। लेकिन कौन सी वायर की बात हो रही है, प्रोटेक्शन वाले वायर की बात हो रही है, जो कि जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा OHE सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग वायर यूज़ करेंगे इसके अलावा, यानी कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर के अलावा अगर हम प्रोटेक्शन वायर यूज़ करेंगे तो इसको हम लोग ग्राउंड कर देंगे ताकि बिजली आकर गिरे तो ये पोल से होता हुआ ज़मीन के अंदर चला जाए और आपका कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर प्रोटेक्ट हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ओवरहेड ग्राउंड वायर होगा, बी होगा। नेक्स्ट 6ठा क्वेश्चन हम पूछा गया आपसे, द मटेरियल इम्प्लॉयड फॉर ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर, यानी ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाएगा। तो एलॉय ऑफ कॉपर है, हार्ड ड्रॉन कॉपर है, इसके अलावा कैडमियम कॉपर का भी यूज़ किया जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये सारा एलॉय ऑफ कॉपर भी यूज़ किया जाता है, हार्ड ड्रॉन भी। तो इसका आंसर सी होगा, यानी बोथ ए एंड बी दोनों यूज़ किया जाता है कॉन्टैक्ट वायर के लिए। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनकम्बरांस इज एक्सियल डिस्टेंस बिटवीन द कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर एट OHE सपोर्ट इन हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन, किस में होगा। तो आपको याद होगा जो कैटनरी, जैसे यहाँ पर पोल लगा हुआ होता है, ये आपका कैंटिलीवर है, तो यहाँ पर इस तरह से होगा। तो आपका ये वायर गया हुआ होगा कैटनरी वायर, नीचे में कॉन्टैक्ट वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट के पास आपका डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्बरांस बोलते हैं। और ये इनकम्बरांस क्या है आपका, वर्टिकल प्लेन में, ऊपर नीचे आप देख रहे होंगे वर्टिकल है और इसका डायमेंशन जो होता है वो 1.4 मीटर होता है। तो वर्टिकल प्लेन के अंदर हम लोग इनकम्बरांस को मेज़र करते हैं, यानी कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच का डिस्टेंस एट द कैंटिलीवर पॉइंट। ठीक है,
तो ये आपका एक्सियल डिस्टेंस कहलाता है और वर्टिकल प्लेन के अंदर मेज़र किया जाता है और इसका डायमेंशन 1.4 मीटर होता है। तो इसका आंसर आपका बी होगा, यानी आपका वर्टिकल प्लेन के अंदर मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव OHE स्ट्रक्चर, यानी दो लगातार जो आपका है पहला पोल दूसरा पोल, तो इन दोनों पोल के बीच में स्पैन के बीच में जो डिस्टेंस होगा इसको क्या बोला जाएगा। तो अभी मेरे मुंह से स्पैन निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं। यानी स्पैन का मतलब दो पोल की जो बीच की दूरी होती है उसको हम लोग स्पैन लेंथ बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो बाकी पॉइंट है ये भी याद रखने वाली चीज़ है, आपसे पूछा जा सकता है। तो टेंशन लेंथ किसको बोलते हैं, तो टेंशन लेंथ लगभग आपका 1.5 किलोमीटर का जो OHE होता है लेंथ होता है, इसको हम लोग 1.5 किलोमीटर या 1500 मीटर भी आप बोल सकते हैं। ये 1500 मीटर का एक बंडल आता है तार का, ये एक लेंथ होता है, इसको हम लोग 1 टेंशन लेंथ बोलते हैं। ये 1.5 किलोमीटर ख़त्म हो जाएगा तो दूसरा नया तार चालू करेंगे, तो ये ख़त्म करते हैं दूसरे को चालू करते हैं 1.5 किलोमीटर, इसी को हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। आगे इस पर भी क्वेश्चन है ओवरलैपिंग के ऊपर। और ओवरलैपिंग में दो टाइप होता है, एक आपका इंसुलेटेड होता है दूसरा अनइंसुलेटेड, उस पर आगे बात आ रही है। तो ये आपका क्या हो गया, स्पैन लेंथ होगा। टेंशन लेंथ भी आपको बता दिया। अच्छा, इनकम ब्रांच की बात तो अभी तुरंत किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में। स्टैगर किसको कहा जाता है, तो मान के चलिए दो पटरी है और दो पटरी के बीच में ऊपर में हम, ठीक है, ये नीचे में पटरी ऊपर में तार ले गए कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर, तो ये कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर ये सेंटर से यानी एक्सिस से, ये वाला सेंटर जो है दो पटरी के बीच का सेंटर, इससे कितना दूर है, तो ये हमेशा सेंटर में तार नहीं रहता है, ये थोड़ा सा साइड भी होता है ना, जिग जैग मैनर में इस तरह से होता है, हल्का सा आपको पता नहीं चलेगा देखने में। तो ये सेंटर पॉइंट से जितना दूर में होगा OHE, दो पटरी के बीच का जो सेंटर पॉइंट है इससे जितना दूर होगा OHE, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर बोलते हैं। और स्टैगर हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि एक ही जगह पर अगर दो पटरी के बीच से ही हमेशा तार चलता रहेगा तो ऊपर में जो आपका स्ट्रिप गया हुआ है यानी जो पेंटोग्राफ है ये घिस जाएगा, इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत जिग जैग इस तरह से तार को ले जाते हैं, सेंटर से थोड़ा दूर करते हैं इसको, तो इसको स्टैगर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। बाकी ये तीनों पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इंटरप्टर कैन बी ऑपरेट थ्रू। इंटरप्टर आपको मालूम होगा ये एक प्रकार का स्विच होता है, लेकिन विशेष प्रकार का स्विच होता है जिसको हम लोग रिमोट कंट्रोल यानी दूर से बैठकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा लोकल कंट्रोल बाय TSS ऑपरेटर, ट्रैक्शन सब स्टेशन के अंदर जो ऑपरेटर बैठा हुआ है वो भी वहाँ पर बैठकर ऑपरेट करा सकता है। दूर से रिमोट कंट्रोल मतलब 40-45 किलोमीटर दूर से बैठ के भी कंट्रोल हो सकता है, नज़दीक से भी रिमोट कंट्रोल आप वहाँ से बैठे बैठे। इसके अलावा मैनुअली भी कर सकते हैं आप। ये तीनों विशेषता इंटरप्टर के अंदर होती है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल भी होता है, लोकल कंट्रोल बाय TSS ऑपरेटर भी, और मैनुअली भी होता है। जैसे आपने घर के अंदर MCB देखा होगा, तो ये MCB क्या होगा, ये जो MCB घर में लगा हुआ होता है ये MCB क्या करता है आपका जो MCB है ये रिमोट कंट्रोल तो नहीं होता है, लेकिन आप इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ ये फॉल्ट कंडीशन में होता है ऑपरेट, ठीक है। दो बात, अगर हम बड़े सर्किट ब्रेकर की बात करें तो बड़ा बड़ा जो सर्किट ब्रेकर होता है ये रिमोट कंट्रोल भी होता है, मैनुअली भी होता है और फॉल्ट कंडीशन में भी होता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, तीनों के बीच में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। आपसे जनरली पूछा जाता है सर्किट ब्रेकर क्या क्या होगा, सर्किट ब्रेकर, दूसरा ये इंटरप्टर और तीसरा जो होता है वो आइसोलेटर, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको हमने क्या बताया कि ये रिमोट कंट्रोल भी आप इसको कर सकते हैं, दूसरा फॉल्ट कंडीशन में भी ये काम करेगा, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगा, और तीसरा मैनुअली भी इसको ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन इंटरप्टर की बात करें तो इंटरप्टर आपका रिमोट कंट्रोल होगा और मैनुअली ऑपरेट होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन दिया गया, ये भी सही है आपका, लोकल बैठकर भी आप TSS ऑपरेटर भी इसको ऑपरेट करा सकता है। लेकिन
इसको हम लोग फॉल्ट कंडीशन के अंदर यूज़ नहीं करते हैं, यानी ऑटोमेटिक ये फॉल्ट पर ऑपरेट नहीं होगा। इसके लिए फिर से आपको रिले की सहायता लेनी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये इसमें से तीनों ऑप्शन सही है तो डी हो गया। बाकी आइसोलेटर जो होता है ये केवल और केवल क्या होगा, मैनुअली ऑपरेट होगा, रिमोट कंट्रोल या फॉल्ट के कंडीशन में ऑपरेट नहीं होगा। ये 9th नंबर हो गया। 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, ए न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन OHE बिटवीन द 225 kV सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन वायर 2, यानी न्यूट्रल सेक्शन आपसे इसमें पूछ रहा है किस लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ सेपरेट द जोन्स हैविंग द डिफरेंट फेज। आपको मालूम होगा अलग अलग जो जोन होता है इसके बीच में हम लोग न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं, और ये न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, अलग अलग फेज के अंदर, ये आर फेज से सप्लाई ले रहा है तो ये वाई पर और ये बी पर, तो ये आपस में अगर टकरा जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसीलिए इन दोनों फेज को आपस में आइसोलेट करने के लिए हम लोग बीच में एक सेक्शन बनाते हैं जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होता है, कोई भी सप्लाई नहीं होती है। तो इस सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सेक्शन बोलते हैं। तो अलग अलग फेज को सेपरेट करने के लिए हम लोग इस न्यूट्रल सेक्शन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है, सेपरेट द जोन्स हैविंग द डिफरेंट फेज। ठीक है, बाकी ये है वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए या करंट कैपेसिटी, ये सब सही नहीं है, पहला ए ऑप्शन आपका सही है। ये 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया आइसोलेटर, अभी इस पर हमने डिस्कशन किया था। आइसोलेटर कैन बी ऑपरेट थ्रू रिमोट कंट्रोल नहीं होता है, TSS ऑपरेटर भी आपका बैठकर कहीं से नहीं कर सकता, केवल मैनुअली आप इसको ऑपरेट करा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन व्हेन टू ओवरहेड कंडक्टर वायर आर कनेक्टेड फर्मली बाई ए जम्पर देन इट इज़ कॉल्ड, यानी कि एक आपको अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि एक जो लेंथ होता है जिसको हम लोग वन टेंशन लेंथ बोलते हैं, जो कि लाकर हम लोग फिर एंकरिंग कर इस पोल पर लाकर काउंटर वेट लगाकर ख़त्म कर देते हैं, और दूसरा नया तार हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, तो ये जो आप नया तार पुराना ख़त्म कर रहे हैं, नया चालू कर रहे हैं, तो इसी को ओवरलैपिंग बोला जाता है। तो अगर हम इसको डायरेक्टली क्या करते हैं, एक जंपर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने के लिए जंपर से कनेक्ट कर दिया, तो इस तरह की जो ओवरलैपिंग होगी ये क्या कहलाएगी, अनइंसुलेटेड ओवरलैप कहलाएगा। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, अगर हम लोग डायरेक्टली जंपर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं तो ये कौन सा इंसुलेटेड होगा, कौन सा ओवरलैप होगा, तो अनइंसुलेटेड ओवरलैप होगा। यदि हम लोग इसको साइड में क्या कर दें, एक आइसोलेटर लगा दें और पहले सप्लाई क्या करें, पहले यहाँ पर डायरेक्ट जंपर न लगाकर सप्लाई यहाँ पर आए और फिर यहाँ से आगे वाले में जाए, ये डायरेक्ट जंपर नहीं यूज़ हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटेड ओवरलैप बोलेंगे, जो कि हम लोग मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से सप्लाई अगर आइसोलेटर उठा दीजिएगा तो आगे का सप्लाई कट हो जाएगा और मेंटेनेंस का काम करना आसान होगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है इंसुलेटेड ओवरलैप क्यों बनाते हैं, तो आसानी के लिए, ताकि हमारा मेंटेनेंस काम आसान हो जाए और इंटरप्शन आपका लेस हो जाए, सप्लाई के अंदर डिस्टरबेंस नहीं हो और आसानी से काम हो जाए, तो इसलिए हम लोग इंसुलेटेड ओवरलैप भी बनाते हैं। अनइंसुलेटेड के अंदर डायरेक्टली जंपर से कनेक्टेड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, सप्लाई पावर इक्विपमेंट ऑफ ट्रेन लाइटिंग इज सप्लाइड, यानी अब ध्यान से देखिएगा, सप्लाई पावर इक्विपमेंट ऑफ ट्रेन लाइटिंग, यानी ट्रेन के अंदर जो लाइट फैन बल्ब लगा रहता है उसको सप्लाई कहाँ से मिलता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया, एक्सेल ड्राइव इन बाई जनरेटर इन कंजक्शन विथ बैटरी, यानी बैटरी के साथ जनरेटर लगा हुआ होगा और उसकी सहायता से सप्लाई मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ जनरेशन मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग खुद ब खुद, यानी जो भी आपका बॉगी होगा, इस बॉगी के अंदर ही हमारा बैटरी और जनरेटर लगा होगा, जिससे आपका जनरेशन का काम होकर लाइटिंग और फैन को सप्लाई मिलेगी। दूसरा लिखा हुआ सर्वो जनरेटर और तीसरा लिखा हुआ चार्जेबल बैटरी इन ईच बॉगी। अब देखिए ये वाला ध्यान से समझिए, ये वाला और सी ऑप्शन, इसी में कन्फ्यूज़न
हो जाएगा बहुत सारे बच्चों को। तो डायरेक्ट लाइटिंग के लिए यानी लाइट फैन सप्लाई देने के लिए केवल अगर हम लोग चार्जेबल बैटरी लगा दें तो बैटरी चार्ज कहाँ से होगा? बैटरी चार्ज होने के लिए तो जनरेटर होना ज़रूरी है, तो जनरेटर का बात तो यहाँ पर किया नहीं। तो जब जनरेटर बैटरी के साथ लगा होगा तब तो ये काम करेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ। इसमें सिर्फ क्या लिखा? चार्जेबल बैटरी इन ईच बॉगी। तो सिर्फ बैटरी लगाने से आपका काम नहीं होगा, बैटरी के साथ आपका चार्ज करने के लिए जनरेटर भी होना चाहिए जो कि रनिंग कंडीशन में सप्लाई देकर चार्ज करेगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, बी भी आपका गलत हो गया। ये इंड ऑन जनरेशन जिसमें बड़ा बड़ा लोड होता है उसमें ये वाला यूज़ होता है, जो कि लास्ट में कोचेस बॉगी लगा रहता है उसमें ये सर्वो जनरेटर यूज़ होता है। बाकी आपका सप्लाई देने के लिए ट्रेन लाइटिंग के लिए हम लोग ऑप्शन ए यानी एक सेल्फ ड्राइविंग जनरेटर का यूज़ हम लोग करते हैं बैटरी के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, ये पिछले साल भी पूछा गया था। रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे कोच एयर कंडीशन, यानी जो रेलवे कोच एयर कंडीशन उसकी क्या क्या आवश्यकता है? तो प्रोवाइड सफिशिएंट पावर होना चाहिए, टू सप्लाई क्लियर फ्रेश एट ए कंट्रोल यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर, सप्लाई आपको फ्रेश एयर फ्रेश सप्लाई देता रहे और हीटिंग कूलिंग पर्याप्त करता रहे। ये सारा हमारी आवश्यकता होती है एयर कंडीशन के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर आ क्वेश्चन स्काडा सिस्टम से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, सुपरविजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन होता है। यानी सुपरविजरी कंट्रोल, सुपरविजरी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा जगह जहां से बैठकर आप सुपरवाइज करते हैं। एक डायग्राम बना होता है जिसको मिमी के डायग्राम बोलते हैं, और इसी पैनल के अंदर डायग्राम के अंदर सारा आपका जो भी इंटरप्टर है, सर्किट ब्रेकर है, उसका यहाँ पर इंडिकेशन दिया हुआ होता है, लाइट लगा होता है, दिखता रहता है। तो एक जगह बैठकर इसको आप सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं और साथ ही साथ कंट्रोल कर रहे हैं। और हम लोग इसमें क्या करते हैं? डाटा एक्विजिशन, यानी एक जगह से बैठकर डाटा सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। ठीक है, यानी इस तरह के सिस्टम को हम लोग स्काडा सिस्टम कहते हैं, जहाँ पर एक जगह पर बैठकर हम लोग लगभग 40-45 किलोमीटर पर रखा हुआ इंटरप्टर सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हैं, या वो किस पोजीशन में है, ऑन में है, ऑफ में है, उसको देख सकते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग स्काडा सिस्टम बोलते हैं। तो ये अभी हम बार बार सिस्टम बोल रहे हैं। तो ये स्काडा क्या है? एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर आपको सुपरविजरी के भी फैसिलिटी होती है और डाटा एक्विजिशन, डाटा को भेजने का भी सुविधा होता है और रिसीव करने का। यानी इसमें सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है और हार्डवेयर भी यूज़ होता है। तो ये एक प्रकार का नया सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम के अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिलकर तैयार हुआ, और इसका उपयोग हम लोग दूर रखे हुए किसी भी उपकरण को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि हम लोग ट्रैक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर को दूर बैठे हुए रिमोट कंट्रोल करने के लिए, दूर से हम लोग कंट्रोल करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 16 नंबर क्वेश्चन, कलर लाइट सिग्नल इंडिकेट टू गेट रेडी टू फाइंड ए नेक्स्ट सिग्नल। इसमें से कौन ऐसा सिग्नल जो आपको बताएगा कि अगले सिग्नल के लिए आप तैयार हो जाइए? तो इसमें रेड का मतलब तो रुक जाइए, अगला के लिए तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। तो येलो आपका ऐसा सिग्नल होता है जो कि बताता है कि आगे आपका रेड सिग्नल मिलने वाला है। तो ये आपका नेक्स्ट सिग्नल के बारे में इंडिकेशन देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। ग्रीन का मतलब तो फुल स्पीड से चले जाइए, आगे का सिग्नल का इंडिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन येलो कहीं पर जल रहा है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि आगे आपका क्या होगा, रेड मिलेगा, और जहाँ पर आपको स्पीड कम करके यहाँ से जाना है और वहाँ पर जाकर रेड सिग्नल पर रुक जाना है। तो ये येलो आगे के सिग्नल का इंफॉर्मेशन देता है। 20 का हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रैक्ट सर्किट व्हेन नो ट्रेन इज प्रेजेंट द रिले इज बाय डीसी करंट सोर्स थ्रू द रेल्स। यानी अगर हमारे पास आपने सर्किट पढ़ा होगा, यहाँ पर आपका रिले सिस्टम लगा होता है, इधर आपकी सप्लाई लगी होती है। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं और ये रिले के पास करंट जा रहा है, तो यदि आपका यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं है, बीच में कोई भी ट्रेन नहीं होगा, तो इस वाले सेक्शन में कोई ट्रेन नहीं है, तो आपका यहाँ पर सप्लाई आएगी और रिले आपका एनर्जाइज्ड होगा। ठीक है,
लेकिन अगर आपका ट्रेन आ जाता है इसमें तो यहाँ से शंटिंग इफेक्ट होगा, यानी ट्रेन पर जो करंट है यहीं से रिटर्न होने लगेगा और यहाँ पर कोई भी करंट नहीं आएगा, जिसकी वजह से रिले डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा और डी एनर्जाइज होगा तो कॉन्टैक्ट नीचे गिर जाता है और यहाँ से आपको रेड इंडिकेशन मालूम होने लगता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई ट्रेन इसमें अवेलेबल नहीं है तो रिले जो है वो किस तरह पे होगा, एनर्जाइज्ड होगा कि डी एनर्जाइज होगा। तो कोई जब ट्रेन नहीं होगा तो करंट यहाँ पर पूरा करेगा अपना सर्किट और यहाँ पर जो रिले रखा हुआ है वो एनर्जाइज होगा और जब रिले एनर्जाइज होता है तो ये ग्रीन इंडिकेशन देता है, यानी यहाँ पर इस ट्रैक पर कोई भी आपका ट्रेन नहीं है, इधर से आप पीछे से ट्रेन ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो गया, जब कोई ट्रेन नहीं होगा तो रिले एनर्जाइज्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इन कंडक्टर रेल सिस्टम करेंट कलेक्शन इज सूटेबल बाय साइड कॉन्टैक्ट सिस्टम फॉर डीसी वोल्टेज। अब दो तरह का इसमें कॉन्टैक्ट, यानी जो भी आपका इस तरह का थर्ड रेल सिस्टम होता है, थर्ड रेल सिस्टम से करंट या तो आप ऊपर से ले सकते हो और दूसरा ऑप्शन होता है साइड से लेंगे। तो दो ऑप्शन में से पहला जो अगर कम वोल्टेज रहता है तो हम लोग ऊपर से लेते हैं और ये लगभग आपका 750 वोल्ट होता है डीसी, और साइड कलेक्शन से हम लोग जो लेते हैं ये 1200 वोल्ट होता है। अब साइड से ज़्यादा वोल्टेज क्यों लेते हैं कि ऊपर में जब टॉप से लेंगे तो ये खुला हुआ रखेंगे और साइड से लेंगे, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर वुड प्रोटेक्शन दे देते हैं जिससे आपका थोड़ा सा ख़तरा से प्रोटेक्शन हो जाता है। तो हम लोग साइड से वोल्टेज लेंगे, ज़्यादा भी वोल्टेज लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये इंसुलेटेड होगा और झटका लगने का चांस कम होगा। तो साइड से जो कलेक्शन होता है और स्प्रिंग भी लगा होता है, आसानी से यहाँ से करंट कलेक्शन होता है। तो ये 1200 वोल्ट साइड से कलेक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। अगर टॉप से पूछेगा तो उसके लिए 750 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपसे 19 नंबर क्वेश्चन है ये, ट्रॉली करंट कलेक्टर इज यूनिवर्सली एम्प्लॉयड फॉर, यानी ट्रॉली करंट कलेक्टर का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे। तो ये आपका करेक्ट आंसर ट्रम्स वे हो गया, यानी ट्रम्स वे के लिए हम लोग ट्रॉली कलेक्टर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपसे यहाँ पर ट्रॉली कलेक्टर का यूज़ ट्रॉली बसेस के अंदर भी किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ट्रम्स वे के अंदर भी ट्रॉली कलेक्टर का भी यूज़ होता है। इसके अलावा बॉ कलेक्टर आपने पढ़ा होगा, बॉ कलेक्टर का भी यूज़ होता है। तो ट्रॉली कलेक्टर या बॉ कलेक्टर का यूज़ ट्रम्स वे के अंदर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो गया, ट्रम्स वे के अंदर हम लोग ट्रॉली करंट कलेक्टर का यूज़ करेंगे करंट कलेक्शन के लिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें 2020 में जो पूछा गया लास्ट क्वेश्चन वो पूछा गया है, द करंट कलेक्टर विच कैन बी यूज फॉर डिफरेंट स्पीड अंडर ऑल विंड कंडीशन एंड स्टिफनेस ऑफ OH इज कॉल्ड, यानी हर तरह के चाहे आपका विंड कंडीशन कुछ भी हो, हर कंडीशन में हर तरह से आपका करंट कलेक्शन के लिए जो सूटेबल होगा वो कौन सा मेथड होगा। तो इसमें ट्रॉली है, बॉ है, पेंटोग्राफ, तो आपको मालूम होगा पेंटोग्राफ करंट कलेक्शन जो है वो सबसे अच्छा होता है। हायर स्पीड पर हम लोग चाहे विंड कंडीशन कुछ भी हो, हायर स्पीड पर हम लोग कंटिन्यूअस स्मूथली करंट कलेक्शन करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। तो आई होप सारा ऑब्जेक्टिव आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।